अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी ख़ास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी वीज़ा फ्री कंट्री में जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस मुल्क में जाने के लिए या उस मुल्क के ETA या ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप वीज़े की जो प्रोसेसिंग है वो खुद कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, तो आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उन पर कितना खर्चा तो हो सकता है मैं ना तफसील में बता सकूं, लेकिन आपको अंदाज़ा ज़रूर हो। और मैं इस वीडियो के बाद आपको गारंटी देता हूं अगर आप खुद चाहें तो बड़ी आसानी से आप अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बजाय कि आप एजेंट के पास पैसे खर्चें या किसी और को कहें कि आपके लिए वीज़ा अप्लाई करें, तो आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बड़ी मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। मैं उन सारे मुल्कों की आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात बताना शुरू करूंगा जहां पर वीज़ा तो है लेकिन बड़ी आसानी से पाकिस्तानी को मिल जाता है। इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो पेजेस हैं, जो प्रोफाइल है, उनको भी लाइक और फॉलो करें ताकि आपके जो कमेंट्स होते हैं या आपके जो कंसर्न्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं फ़ौरन आंसर कर सकूं। यूट्यूब पर सब टाइम फ़ौरन आंसर कर। तो चलें जी अब तफसील की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी अक्सर हम सुनते हैं लिखा होता है कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का क्या मतलब है? वैलिड पासपोर्ट का मतलब है कि आपका पासपोर्ट जब आप ट्रैवल करके चले गए किसी कंट्री में, वीज़ा फ्री कंट्री है, वहां पर एंट्री के वक्त आपका पासपोर्ट 3 या 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। अच्छा, 3 या 6 महीने की वैलिडिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है कि जो आपका टूर प्लान है, टूर प्लान के बाद 30 डेज की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक कंट्री के लिए ETA अप्लाई कर रहे हैं या ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका वो जो प्लान है वो सितंबर के महीने का है, तो सितंबर का महीना पूरा आपका प्लान है, आपका टूर प्लान है। 30 सितंबर को आपका प्लान खत्म होना है, तो 30 सितंबर के बाद आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए 30 दिनों के लिए, यानी पूरे का पूरा अक्टूबर का महीना। तो कहीं जाके 31 अक्टूबर या नवंबर के महीने में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी। तो ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि पासपोर्ट वैलिडिटी का क्या मतलब है। दूसरे नंबर पर जब आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं या ETA अप्लाई कर रहे होते हैं, ETA जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ETA का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये वीज़ा नहीं होता, ये ऑथराइजेशन होती है। ये नॉर्मली ऑन अराइवल वीज़ा के लिए भी होता है ETA, और ट्रांजिट वीज़ाज के लिए भी होता है। बहुत सारे कंट्रीज जैसे अमेरिका, कनाडा, UK और बहुत सारी कंट्रीज है, जब हम उन कंट्रीज के एयरपोर्ट को यूज करते हैं, वहां से जंप करके कहीं और जाना चाह रहे होते हैं तो वहां का ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है, तो ETA आपका ट्रांजिट वीजा के लिए भी होता है अक्सर कंट्रीज का। तो जब आप ETA अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पिक्चर चाहिए होती है, डिजिटल पिक्चर आपको, यानी कि आप जैसे हम मोबाइल में या कंप्यूटर के से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पिक्चर का आपने ध्यान रखना है कि वाइट बैकग्राउंड होगा और पासपोर्ट साइज की पिक्चर होगा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड। येलो फीवर एक खास किस्म का बुखार है, अब नहीं होता, किसी दौर में अफ्रीका में ये बुखार हुआ करता था, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक, बल्कि आने वाले वक्त में भी येलो फीवर कार्ड जो है उसको एक रेस्ट्रिक्शन कंसिडर किया जाता है, एक वन ऑफ द कंडीशन कंसिडर किया जाता है कि जब आप ट्रेवल करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ तो आपके पास येलो फीवर कार्ड होना चाहिए। या फिर अगर आप पास्ट में, अभी आप तो नहीं ट्रैवल कर रहे हो उन मुल्कों की तरफ, लेकिन आप किसी नॉन अफ्रीकन या नॉन साउथ अमेरिकन कंट्री की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एशिया के किसी कंट्री में जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, आप नेपाल जा रहे हैं, आप कतर जा रहे हैं, आपके पास, और आप पास्ट में अफ्रीका या साउथ अमेरिका ट्रैवल कर चुके हैं, तो आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए येलो फीवर का। अच्छा, येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड की मैं डिटेल बताऊंगा, ये पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले आप हासिल कर लें तो बहुत बेहतर है। कैश कहाँ से मिल सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आपको देते हैं येलो फीवर कार्ड, आपको वैक्सीन लगवानी पड़ती है, जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है और फिर आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन बेहतर है आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रब्ता करें, या फिर जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट के एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल हो। वहाँ पर एयरपोर्ट आप जाकर वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बंच में लगती है, एक बंदे को अकेले को नहीं लगती। जब उनके पास 10, 15, 20 लोगों का बंच आ जाता है तो वो सबको इकट्ठा वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो एक पैक में आती है और एक पैक एक दफ़ा खुल के 10 या 15 बंदों को लगता है। तो जब उनके पास 10 या 15 बंदे हो जाते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं, कहते हैं आके आप वैक्सीनेशन लगवा लें। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये था 3 नंबर डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है। चौथा है कोविड-19 यानी कोरोना वैक्सीनेशन। या तो आप अब ज़्यादा अभी क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है कंट्रीज में, तो इसलिए अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है तो वेल एंड गुड। नहीं तो अगर आप जैसे वीज़ा फ्री कंट्रीज अभी तक क्योंकि ज़्यादा अफ्रीका के हैं, कैरिबियन के हैं और पैसिफिक रीजन के हैं, वो PCR एक्सेप्ट करते हैं। यानी आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है 72 घंटे भी कई कंट्रीज कंसिडर कर लेते हैं कि आप ट्रैवल से पहले 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने PCR टेस्ट करवाया हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो बेहतर है, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज 72 आवर्स कंसिडर करते हैं, कुछ 48, तो बेहतर आप 48 आवर्स पहले आपने PCR टेस्ट करवाना है और उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है जी। और अगर वैक्सीनेशन कार्ड है तो वैक्सीनेशन कार्ड तो आप ET अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी स्कैन कॉपी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आप ET अप्लाई करते हैं ऑनलाइन या ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सहूलत होती है। आप इसके स्कैन कॉपी कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड की और येलो फीवर कार्ड की दोनों की स्कैन कॉपी वहाँ पर भी डाली जा सकती है। उसके बाद ही चलते हैं, ये मैं 3 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इनमें से एक तो तकरीबन सारे ऑन अराइवल वीज़ाज जितने भी कंट्रीज देते हैं उनमें ये पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 2-3 कंट्रीज हैं जो इसके अलावा भी कुछ मांगते हैं। वो है जी, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, होटल बुकिंग आप बेसिकली 2-3 तरीके हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है वो ऑनलाइन जितनी एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे booking.com है, ट्रिप एडवाइजर है और इसी तरह की कुछ और हैं जो कि आप वहाँ से होटल बुकिंग करवा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन वो कंफर्म होनी चाहिए। कंफर्म तब होती है जब आप booking.com या ट्रिप एडवाइजर के ऊपर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। उस अकाउंट के रजिस्टर करने के बाद वो वेरीफाई करता है कि ये जो यूज़र है ये रियल यूज़र है, ये फेक यूज़र नहीं है। तो कंफर्म्ड अकाउंट अगर आपका अपना है तो वेल एंड गुड। नहीं तो आप अपने किसी दोस्त या जानने वाले के ऑलरेडी बने हुए कंफर्म्ड अकाउंट से booking.com के हो या ट्रिप एडवाइजर के, वहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन ये है, कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमें स्पॉन्सर या इन्विटेशन लेटर दिया है। स्पॉन्सर या इन्विटेशन लेटर की 2 शक्लें हैं। अगर तो आपका कोई जानने वाला है उन कंट्रीज में तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपके लिए एक इन्विटेशन लेटर दे दे या स्पॉन्सर लेटर दे दे। उस स्पॉन्सर या इन्विटेशन लेटर में 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वो आपको जानता है ज़ाती तौर पे, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है, और आपका जो वहाँ पे एक्सपेंस है वो आप खुद करें, लेकिन उस लेटर में ये ज़रूर उसने शो करना है कि वहाँ पे जो एक्सपेंस है रहने का उसको वो बियर करेगा। अगर आपको वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है तो उसकी ऑप्शन ये है कि हर कंट्री ने बहुत सारी कंपनियों को अलाउ किया होता है कि वो ट्रिप अरेंज कर सकते हैं, वो परफॉर्म करती हैं एज ए टूर ऑपरेटर कंपनीज। बड़ा आसान है, किसी भी कंट्री आप जाना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप तंजानिया जा रहे हैं, क्योंकि तंजानिया एक ऐसा मुल्क है जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देता है, लेकिन वो कहता है कि ET के थ्रू दूंगा, और ET के लिए वो कहते हैं हमें एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए या इन्विटेशन लेटर चाहिए। तो अगर आपका वहाँ पर जानने वाला है तो बड़ी अच्छी बात है, उससे आप ये वाला लेटर ले सकते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ। या फिर अगर कोई जानने वाला नहीं तो आप गूगल करें, आप टूर ऑपरेटर कंपनीज, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, टूर ऑपरेटर कंपनीज इन तंजानिया, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप किसी एक से रब्ता करके आप कह सकते हैं कि जी मुझे इन डेट्स के अंदर तंजानिया आना है, क्या आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी नॉमिनल सी फी आपको चार्ज करेंगे और आपका ट्रिप अरेंज कर देंगे। और अगर आप पूरा का पूरा ट्रिप उनसे अरेंज करवाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। अगर आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए तो वो भी हो सकता है, और उसके एवज वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेंगे। एनीवे इसकी
एटलीस्ट वीज़ा फ्री कंट्रीज में इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ज़्यादातर वो होटल बुकिंग को कंफर्म होटल बुकिंग को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आप इनविटेशन लेटर, अक्सर आप लोगों के सबके जानने वाले होते हैं, वो सिंपल एक लेटर दे दे कि मैं इस बंदे को जानता हूँ और मैं इसको जो बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस है उसको मैं बियर करूंगा, उसको मैं बर्दाश्त करूंगा, ख्वाह आप खुद करे जाके वहाँ पर। तो वो ये था 5 नंबर डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम चलते हैं जी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो रिटर्न टिकट। ठीक है, आप जितने वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं उनमें ETA है या नहीं है, आपको रिटर्न टिकट जरूर चाहिए। तो रिटर्न टिकट, या फिर अगर आप वहां से किसी और कंट्री की तरफ जा रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास वहां उस कंट्री का वीज़ा भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, कोविड से पहले मैं रवांडा गया 2019 में, तो मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिल गया, मेरे पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं वहां से वापस नहीं आ रहा था पाकिस्तान, मैं वहां से ज़ैम्बिया जा रहा था, ठीक है, तो मेरे पास ज़ैम्बिया का वीज़ा प्लस टिकट थी, फर्दर टिकट। तो उन्होंने मुझे आई थिंक $30 के इवज मुझे एंट्री वीज़ा दे दिया। तो बेसिकली आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और वो वैलिड रिटर्न टिकट होनी चाहिए, फेक रिटर्न टिकट नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप जितनी टिकट्स हैं आजकल वो सिर्फ 1 क्लिक के अंदर उनको चेक किया जा सकता है। और जितने इमिग्रेशन सिस्टम्स हैं या उनसे वो इमिग्रेशन सिस्टम, अगर उस कंट्री में 10 एयरलाइंस आ रही हैं किसी एक कंट्री में, तो उन 10 एयरलाइंस का डाटा एक्सेसिबल होता है, इमिग्रेशन के पास होता है। वो चाहे तो उसी वक्त उसको वेरीफाई कर सकते हैं वो टिकट ठीक है या गलत है। अगर खुदा ना खास्ता आपने गलत टिकट दिया है, फेक टिकट दिया है, तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग सकती है, आपके पासपोर्ट पे कोई ऐसी स्टैंप लगा सकते हैं कि इसने फेक डॉक्यूमेंट पे ट्रेवल किया। तो काइंडली खुदारा इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जी। इसके बाद जी 7वें नंबर पे मैं बताऊंगा, आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। ठीक है, अगर तो आप स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं या इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप होटल बुकिंग के थ्रू जा रहे हैं या फिर आप वहाँ पर सीधा लैंड कर रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री में, जैसे कि मालदीव है, जैसा कि नेपाल है, जैसा कि अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, ये कैरिबियन कंट्री है, कोई ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, ठीक है, आप उस कंट्री में लैंड कर रहे हैं, जाते हैं और वहाँ पर आप वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि जी हमें फंड्स शो करें कि यू मस्ट हैव सफिशिएंट फंड्स, कि आपके पास मुनासिब पैसे हैं यहाँ पर हफ्ता 2 हफ्ते महीना रहने के लिए। नॉर्मली उसकी फार्मूला क्या होता है जी, अगर आपने 10 दिन वहाँ पर रहना है तो 100 से $150 बेहतर है आप 150 से 200 को कंसिडर करें। मतलब आप 10 दिन रहना है तो $100 या $150 के हिसाब से आपके 150 को अगर कंसिडर करें तो $150 के हिसाब के पास $1500 मौजूद होने चाहिए आपके पास। वो हो सकता है आपको कहें कि फिजिकली हमें डॉलर्स दिखा दें, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि आपके पास ट्रैवलर चेक होना चाहिए। तीसरी ऑप्शन यह है कि आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड या कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। दो कि उस केस में वो आपको नहीं कहेंगे कि आप दिखाएंगे इसके अंदर कितना बैलेंस है, लेकिन आपके पास इतना बैलेंस मौजूद होना चाहिए। हो सकता है वो चेक करने का उनके पास कोई तरीका हो, वो कहें कि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि आपके पास कितना बैलेंस है। तो ये चीज़ है कि आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए जी। 8वें नंबर पे जो चीज़ है वो है ट्रैवल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है एंट्री के लिए, उस कंट्री में दाखिल होने के लिए, वो किसी भी वीज़ा पे आप वहाँ पे जा रहे हो, कि वो उनका वो फॉर्म फिल किया जाए। नॉर्मली ये फॉर्म आपको जहाज़ के अंदर ही दे दिया जाता है, प्लेन के अंदर ही दे दिया जाता है जब आप उस कंट्री में लैंड करने से पहले, या फिर उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको वो फॉर्म वहाँ पर काउंटर पे किसी न किसी इमिग्रेशन काउंटर के आसपास कहीं मिल जाएगा, और वो फॉर्म आपने फिल करना। बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आप कोई क्रिटिकल डिजीज नहीं है और आप कोई कैरी नहीं कर रहे कोई ऐसी चीज़ जो कि अनहेल्थी है, या फिर कस्टम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ है उसके अंदर, तो वो उस फॉर्म के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं। अच्छा, 9वें नंबर पर बारी है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो है ट्रांजिट वीज़ा। जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स ना तो पाकिस्तान से ना पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग आपके जो ट्रांजिट कंट्रीज है, जैसे दुबई है, मतलब एमिरेट्स है, आपका ओमान है, फिर तुर्की है, कुवैत है, सऊदी है, थाईलैंड है, ये वो सारे कंट्रीज है जो आपको ट्रांजिट फ्री की सहूलत देते हैं कि आप यहाँ से ट्रांजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा फ्री ट्रांजिट आप इसको कह सकते हैं। तो इन सारे कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट उन मुल्कों में नहीं जाती। फॉर एग्जांपल जो कैरिबियन के कंट्रीज हैं, हेती है, ट्रिनिडाड टोबैगो है,
ठीक है, आप पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी आप डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम है, हो सकता है फिलीपीन से या थाईलैंड से कोई ना कोई फ्लाइट वहाँ पे जाती हो, लेकिन ज़्यादातर आप इन सब कंट्रीज़ के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। अच्छा, ट्रांजिट वीज़ा कुछ लोग समझते हैं जी हमें इंग्लैंड से अगर ट्रांजिट कर रहे हैं या हॉलैंड से कर रहे हैं या स्पेन से कर रहे हैं तो उसका ट्रांजिट वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जितने मैंने अभी लिस्ट में बताए हैं, और आपके पास वीज़ा या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन है, ETA है, आप ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री जहाँ का आपको ट्रांजिट चाहिए उनको आप प्रोवाइड करें, साथ आप उनका ट्रांजिट वीज़ा फॉर्म फिल करें ऑनलाइन। ETA तकरीबन सबका ETA है, इंग्लैंड का भी ETA है, हॉलैंड का भी है, स्पेन का भी है, USA का भी है, और जो कंट्रीज़ हैं उस रीजन के उन सब का ETA है। आप ETA फॉर्म फिल करें और आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी साथ अटैच कर दें तो आपको ट्रांजिट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तानियों को ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलता। तो आपके पास अगले कंट्री जाने के लिए, जिस कंट्री आप जाना चाह रहे हैं वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो यू कैन गेट ट्रांजिट वीज़ा सो इजीली, वेरी इजीली। तो ये जो आपने एक चीज़ है कि हम ये सोचते हैं कि जी हम क्योंकि पाकिस्तानी हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल सकता, तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। आपको ट्रांजिट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल सकता है बशर्ते कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जिस कंट्री आप जा रहे हैं वहाँ की। फाइनली मैं आपको 2 लिस्टें दिखा रहा हूँ। पहली जो लिस्ट है ये शो कर रही है कि आप जब आप वीज़ा फ्री कंट्रीज में जाते हैं जिनका ऑन अराइवल वीज़ा है, जिसके लिए आपको ETA वगैरह फिल नहीं करना, आप ऑन अराइवल वीज़ा है, आप जाते हैं वहाँ पर या तो पैसों के बगैर ही वीज़ा लगा देते हैं आपको, या पैसों के साथ वीज़ा लगाते हैं लेकिन आपको वीज़ा मिल जाता है वहाँ पर। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो दूसरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली मैं बिल्कुल फाइनली कंपाइल करके दिखा रहा हूँ कि ये वो डॉक्यूमेंट जो आप ETA अप्लाई करते हैं ETA में चाहिए होते हैं। यहाँ पे जब ETA के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इनमें से कुछ हैं जो आपको ETA अप्लाई करते हैं वक्त ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये जो ETA जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको ETA के साथ आपने अपलोड करने होते हैं। अपने फॉर्म जब फिल करते हैं तो आपने अपलोड करना है, तो बाकी जो है ये डॉक्यूमेंट आपने कैरी करने हैं और ये वाले भी आपने कैरी करने हैं जो आपने अपलोड किए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो जिनकी आप स्कैन कॉपी प्रोवाइड कर दी है ETA के फॉर्म फिल करते हुए, ये ओरिजिनली भी आपके पास मौजूद होने चाहिए जब आप ट्रैवल करके जा रहे हो उन कंट्रीज में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोग जब किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, स्पेशली ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या ETA अप्लाई कर रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो किसी ऑन अराइवल वीज़ा कंट्री की तरफ, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। उम्मीद है अब आप वो डॉक्यूमेंट आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में भी, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालात के जवाब दूँ। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाब इसी तरह सामने आकर मैं वीडियो के ऊपर भी आपको दे दिया करूँ। चलिए जी, अभी क्लोज करते हैं इसको। कोई क्वेश्चन हुआ काइंडली ज़रूर पूछिएगा और मेरी हौसला अफजाई भी करते रहे। आपके कमेंट्स और आप लोग लाइक और शेयर करते हैं मेरी वीडियोस, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे कि आप लोग एजुकेट हों, आप लोग जान सकें, समझ सकें कि किस तरह से किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। जब हम वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमें साथ लेके जाना चाहिए, या जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा मेरी बहुत सारी वीडियोज़ जो सीरीज़ में आ रही हैं इंशाल्लाह ताला आती रहेगी। उन सब में आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरी आपकी एडवेंचरस वीडियोज़ को भी हो सकता है आप इंजॉय करते हो इसी चैनल के ऊपर। मैं जिन मुल्कों में पहले ट्रैवल कर चुका हूँ या कर रहा हूँ इन दिनों में, उन मुल्कों की मैं जो वीडियोस वहाँ के जो टूर वीडियोस हैं, ट्रिप वीडियोस हैं या एडवेंचर वीडियोस हैं, मैं वो भी अपलोड करता हूँ। तो आपकी हौसला अफजाई चाहिए मुझे मेरी सारी वीडियोस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।